हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रोएक्टिव प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बायोलॉजी के अंतर्गत कोशिका में पाई जाने वाली कोशिकांगों का अध्ययन करेंगे। कोशिकांग का क्या क्या कार्य है, उन कोशिकांगों को खोजने का काम किसने किया, अलग अलग प्रकार के कोशिकांग का अध्ययन करेंगे। जैसे कि कोशिका, एक कोशिका का रूप ले लेते हैं। माना कि एक कोशिका का रूप इस गोलाकार आकार में है। कोशिका कोशिका के बाहर का हिस्सा, ये कोशिका के बाहर का जो हिस्सा, ये लाइन खींची गई है। ये कोशिका के बाहर के हिस्से के इस साइड में अगर पौधे की कोशिका है तो पौधे की कोशिका में पाया जाता है सेल वॉल। क्या पाया जाता है? सेल वॉल। सेल वॉल कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति एक पौधों में सेल्यूलोज निर्जीव पदार्थ की कोशिका भित्ति बनी होती है, जिसके कारण पौधे का शरीर कठोर होता है। लेकिन सजीव प्राणी में यहाँ पर क्या पाई जाती है? सेल मेम्ब्रेन। क्या पाई जाती है सजीवों में? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको हिंदी में कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। तो पौधों में कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति के स्थान पर जीवों में सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। कहाँ पर? एक कोशिका के बाह्य आवरण, इस हिस्से पर कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब इसी के अंदर बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं, जिन कोशिकांगों का काम अलग अलग होता है। जैसे कि कोशिकांग का वर्णन हम करेंगे, पढ़ना इसमें है कोशिकांग के बारे में। तो कोशिकांग का वर्णन करेंगे, इसके विभिन्न प्रकार के कोशिकांग कोशिका के अंदर होने वाले विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाओं का संचालन करते हैं। जैसे कि इसके केंद्रक में एक केंद्रक होता है। केंद्रक में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, यहाँ पर एक कोशिकांग पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने सन 1900 ईस्वी में की थी। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे कोशिका के अंदर एक ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? ऊर्जा घर के नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? हमारे शरीर में असंख्य प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं हमारे सिर से लेकर के पांव तक के हिस्से में और ये उंगलियों के हिस्से में भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो प्रत्येक कोशिका में कोशिकांग है एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? एनर्जी को एकत्र करने का काम। एनर्जी कैसे एकत्र करता है, क्या करता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जैसे कि ये लिखा हुआ पहला पॉइंट पढ़ेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? क्रिस्टी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? क्रिस्टी आंतरिक संरचना होती है, क्रिस्टी। और क्रिस्टी से ही अंदर एक ऑक्सीसोम, क्या होता है? ऑक्सीसोम की क्रिया करके यहाँ पर क्या होता है? O2 मिलती है। तो हमको यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीजन कोशिका तक कैसे पहुँचती है, कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम कौन करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कैसे आती है? क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि हम जब सांस लेते हैं तो सांस लेने से ऑक्सीजन जो है हमारे फेफड़े में भर जाती है। फेफड़े में भरती है तो फेफड़ा हमारा यहाँ कोशिका तक ऑक्सीजन पहुँचाने का काम नहीं करता है। कोशिका तक ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम फेफड़े से संपर्क होता है हृदय का। हृदय से महाधमनी से होता हुआ, धमनियों से रुधिर जो है संपूर्ण शरीर में, धमनी फैली हुई है जिनके सहारे रुधिर संपूर्ण शरीर में दौड़ता रहता है, चलता है। लेकिन यहाँ पर कोशिका में यहाँ पर कैसे पहुँचाओ, O2 यहाँ तक कैसे पहुँचती है? तो इसको ले जाने के काम, परिवहन का काम, रुधिर में पाया जाने वाला सबसे हीमोग्लोबिन, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हीमोग्लोबिन, वहाँ तक रुधिर में ऑक्सीजन को पहुँचाने का काम करता है। तो ऑक्सीजन यहाँ पर क्या करती है? माइटोकॉन्ड्रिया में पहुँचती है। लेकिन अब फेफड़ा जो है सांस लेता, अगर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छा काम ऑक्सीडेशन की क्रिया नहीं करेगा, ऑक्सीसोम की क्रिया नहीं कर पाएगा, तो फेफड़ा काम क्या करेगा? फेफड़ा क्या है? एक ऑक्सीजन को भरने का काम, टैंक के रूप में ऑक्सीजन भर लेता है। ठीक है। जिस प्रकार से
हमारे घर में घर के ऊपर, छत के ऊपर एक टंकी लगी हो और टंकी में क्या करते हैं, पानी भर लेते हैं और फिर पानी की सप्लाई अलग अलग स्थान पर जहाँ भी आवश्यकता हो वैसे कर लेते हैं। लेकिन उसी प्रकार से फेफड़े में क्या किया, हमने ऑक्सीजन भर लिया और फेफड़े के अंदर पाई जाती हैं कोशिकाएं। उसमें जब ऑक्सीजन भरती है, ऑक्सीजन और एक फेफड़ा एक और काम करता है, रुधिर का शुद्धिकरण करता है। रुधिर को शुद्ध करके हृदय को देता है। हृदय के साथ में ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन फिर पुनः महाधमनी से होती हुई धमनियों के द्वारा सभी सेल्स में पहुंच जाती है। तो वहाँ पर क्या होता है, O2 के साथ मिलकर के ये क्या करते हैं, क्रेब्स साइकिल बनाते हैं। क्रेब्स चक्र की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में O2 के साथ मिलकर के क्रेब्स चक्र क्रिया करते हैं, जिसके हमको यहाँ पर 38 ATP के अणु प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं, 38 ATP के अणु। 38 ATP के अणु। ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। 38 ATP के अणु जब प्राप्त होते हैं तब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो आपको जानकारी हो गई होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ऊर्जा का घर क्यों कहा गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत ऊर्जा कैसे एकत्र होती है, इसमें ऊर्जा ATP के द्वारा, ATP के रूप में संचित रहती है। और जब खर्च होती है तो खर्च काहे में होती है, ADP में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में परिवर्तित होकर के खर्च होती रहती है। अब एनर्जी यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एकत्र हो गई, कैसे खर्च हो रही है, जैसे हम बोल रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पाँव से लेकर के सिर तक, हाथों तक, हर जगह माइटोकॉन्ड्रिया, हर जगह एनर्जी एकत्र है। अब हम जब बोलते जाएंगे तो हमारी एनर्जी क्या है ट्रांसफर होती जाएगी। तो एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, इसके बाद कोशिकांग आता है गोल्गी बॉडी। कैमिलो गोल्गी ने गोल्गी बॉडी की खोज की थी। ये गोल्गी बॉडी क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम। गोल्गी क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी ट्रांसफर करने का काम। कैसे ट्रांसफर करता है, जैसे हम बोल रहे हैं बराबर और हमारे एनर्जी मुख के द्वार से बाहर खर्च होती जाएगी, तो क्या होगा, पाँव में जो हमारी सेल्स होगी वहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होगी उसमें गोल्गी बॉडी क्या काम करेगा, जैसे यहाँ पर एक कोशिका ये है और एक कोशिका और भी है, यहाँ पर एक कोशिका ये है, एक कोशिका और भी है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है और इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये गोल्गी बॉडी क्या करेगा, इस गोल्गी बॉडी क्या करेगा, इसमें से इसमें एनर्जी को ट्रांसफर कर देगा। तो एक सेल से दूसरी सेल्स में हमारी एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफर होती रहेगी। और जैसे जैसे हम बोलने का काम कर रहे हैं तो हमारे मुख के द्वार से एनर्जी खत्म हो जाएगी, ATP से ADP में परिवर्तित हो जाएगी। यदि हम दौड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी सारी एनर्जी कहाँ जाएगी, पाँव की सेल्स की तरफ गोल्गी बॉडी जो है माइटोकॉन्ड्रिया को ट्रांसफर करती रहेगी और देती रहेगी। इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा गोल्गी बॉडी का क्या काम है। गोल्गी बॉडी एक तरह का एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम गोल्गी बॉडी ही करती है। इसके बाद आता है रसधानी, वेसिकल्स। दूसरा आता है रसधानी। ये देखो लिखा हुआ है गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स। तो यह रसधानी ये क्या काम क्या करती है, इसको हिंदी में कहते हैं रसधानी। क्या कहते हैं, रसधानी। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, रसधानी। माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी को हिंदी में गोल्गी बॉडी या गोल्गी काय के नाम से जाना जाता है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है इसको, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स का भी काम करते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये रसधानी क्या काम है, ये क्या काम करता है, क्योंकि मानव शरीर का हम उदाहरण लेते हैं तो हमारा शरीर जो है लगभग 65% हमारे शरीर के अंदर 65% जल है। क्या है, जल है, वाटर है। 65% जल है। ऐसा नहीं है कि 65% जल जो है तो हमारे एक शरीर के हिस्से कोने में भरा हुआ है या हमारे हाथ में भरा हुआ है या इस पेट में इधर भरा हुआ है। कोई प्यास लगी है तो यहाँ के हमने चलो लो पी लो, प्यासे मरे जा रहे हो, ऐसा कुछ तो नहीं हो सकता है। क्योंकि पानी जो है हमारी ये रसधानी, इस कोशिका के अंदर असंख्य कोशिकाएं हैं, अनंत कोशिकाओं, विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। तो इस प्रत्येक कोशिका में यहाँ पर क्या होगी, रसधानी पाई जाती है। और हर कोशिका में अलग अलग जल जो है रसधानी में एकत्र होता है, पाया जाता है। विभिन्न कोशिकाओं में अलग अलग जल, 65% जल हमारी सेल्स के अंदर समाहित है।
सेल्स के अंदर, कोशिका के अंदर 65% जल समाहित है। ऐसा नहीं है कि जल हमारे शरीर में कहीं एक कोने में इकट्ठा है, कहीं चलो एक हाथ में इकट्ठा है तो इधर हाथ में पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, किसी को प्यास लग गई, प्यास से कहीं पानी नहीं मिल पा रहा, मरा जा रहा है, तो हम चलो यहाँ से पानी निकाल देंगे। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर विभिन्न सेल्स में पानी एकत्र है। तो प्रस्थधानी क्या करता है, जल को संग्रहित करने का काम, क्योंकि कोशिका के अंदर एक रिक्तिकाई हिस्सा पाया जाता है। तो आपको पता चल गया होगा कि हाँ, रसधानी का क्या काम है। अब बात आती है सेंट्रोसोम। इसमें एक सेंट्रोसोम भाग पाया जाता है। सेंट्रोसोम छोटे आकार में लिख लें, ज़्यादा बड़ा आकार लिखने की जरूरत नहीं है। सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेसिकल्स और सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या करता है? सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करता है। तो कोशिका का विभाजन करने में सेंट्रोसोम ही सहायक होता है। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? सेंट्रोसोम छोटे बच्चों में, छोटे बालकों में ज़्यादा विकसित होता है। छोटे बालक आप देख रहे होंगे कि वो कहीं बहुत जल्दी गिर गए, ज़मीन पर लुढ़क गए या कुछ ऊंचाई से गिर गए, तो उनकी चोट लगने पर उनके अंदर सेल्स का विभाजन बड़ी जल्दी हो जाता है और बहुत जल्दी वो सक्रिय हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। सेंट्रोसोम छोटे बच्चे बहुत जल्दी प्रकट करते हैं, उनमें ज़्यादा विकसित होता है। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति है तो उसमें सेंट्रोसोम कम विकसित होता है, तो बूढ़े व्यक्ति में बड़ी समस्या होती है। तो सेंट्रोसोम इस कोशिका के अंदर पाया जाने वाला एक प्रकार का कोशिकांग है, जो कोशिका को विभाजन करने का काम क्या करता है? ये कोशिका को विभाजन करने का काम सेंट्रोसोम जो है, ये हिंदी में इसको तारककाय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारककाय कहा जाता है। सेंट्रोसोम कोशिका का विभाजन करने का ही काम करता है, हिंदी में इसको तारककाय। ये कोशिका को सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन का काम करता है। कोशिका विभाजन, ये क्या काम करता है? कोशिका विभाजन का काम। तो आपको पता चल गया कि बच्चों में ज़्यादा विकसित होता है, लेकिन बूढ़े व्यक्तियों में इतना विकसित नहीं होता है सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम, यहाँ तक कि कोशिकांग की जानकारी हो गई होगी। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहाँ पर आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस प्रकार से लिख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस कोशिकांग के अंदर ही है। यहाँ साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य भरा, उसी में कोशिकांग है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक प्रकार का कोशिका के अंदर पिलर का रूप, जैसे कोशिका का रूप देने का काम, जैसे पिलर का रूप, यानी जैसे कोई मोटा कोई भी वस्तु हो, उसके अंदर जब तक हम कोई चीज़ भरेंगे नहीं तो मोटी नहीं होगी। मोटा गद्दा है तो उसके अंदर क्या है? रुई भरी है, विभिन्न प्रकार के फाइबर्स या कुछ भी अन्य प्रकार का भरा हुआ है, तब तो वो मोटा हुआ है। इसी प्रकार से क्या हुआ है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का आकार देने का काम, ये क्या करता है? एंडोप्लाज्मिक कोशिका का आकार, कोशिका का आकार। अच्छा, कोशिका का आकार का मतलब ऐसा नहीं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का आकार दे दिया है तो जहाँ पर हमारे शरीर में जैसी आवश्यकता होगी, जहाँ पर जैसा भी मांस की ज़रूरत होगी, जहाँ जैसे मोटे सेल्स की ज़रूरत होगी, वहाँ वैसा एकत्र होता है। ऐसा नहीं है कि सबसे ज़्यादा मांस की ज़रूरत हमारी नाक में है या हमारे कान में है, हमारे हाथ में, ऐसा नहीं है। जैसे हम देखते हैं टांग के फीमर हड्डी के नीचे जांघ में देखो मोटा मांस जैसा इकट्ठा है, या इसके अलावा लिप वगैरह में ज़्यादा तक, हिप वगैरह में भी देखो ये मांसों का हिस्सा बढ़ा हुआ होता है। तो कोशिका क्या करता है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका को आकार प्रदान करता है, यानी एक पिलर के रूप में ही काम करता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जानकारी आपको हो गई होगी। अब आती बारी राइबोसोम। एंडोप्लाज्मिक को हिंदी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही कहते हैं। अब बात आती है राइबोसोम। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा गया है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री ऐसा मतलब नहीं है कि वो फैक्ट्री लगी है तो वो प्रोटीन बनाती ही रहेगी। ये प्रोटीन की फैक्ट्री तो कहा गया है, लेकिन ये क्या करेंगे? हम भोजन खाएंगे, भोजन से जब हमको प्रोटीन युक्त न्यूट्रिशन प्राप्त होगा और वो न्यूट्रिशन हमारी सेल्स में समाहित होगा, तब ये क्या करेगा? राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी प्रोटीन को निर्मित करने में सहायता प्रदान करेगा, एकत्र करने में भी सहायता प्रदान करेगा। ये राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। राइबोसोम दो प्रकार का होता है। एक ये क्या होता है? एक 70F होता है, ये एक होता है 70F राइबोसोम। 70F राइबोसोम
70 यस है, यस है, 5 नहीं, 80 यस राइबोसोम, 70 यस राइबोसोम और 80 यस राइबोसोम। तो 70 यस 80 यस राइबोसोम क्या है? 70 यस राइबोसोम जो होता है ये कहा जाता है कि प्रोकैरियोटिक सेल में, 80 यस राइबोसोम हो जाता है जो यूकैरियोटिक सेल में। यानी हम मनुष्य की बॉडी में, मानव की बॉडी में अगर लेते हैं तो 80 राइबोसोम्स का हिस्सा पाया जाता है। प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है राइबोसोम, प्रोटीन को फैक्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री है भैया, प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या था? ऊर्जा घर, ऊर्जा घर या पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। अब बात आती है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या चीज है? न्यूक्लियस क्या है? एक केंद्रक है। कोशिका के अंदर संपूर्ण कोशिकांग के पावर क्षमता किसके पास है? केंद्रक के पास। इसको नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता है। इस कोशिका में न्यूक्लिक एसिड भरा होता है। क्या भरा होता है? न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक द्रव्य भरा होता है। और इसी केंद्रक में के अंदर क्या होता है? डीएनए, आरएनए भाग पाया जाता है। क्रोमेटिन की बनी जालिका संरचना पाई जाती है। इसी में क्या होता है? जीन होते हैं। इसी के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस का है या कंट्रोल रूम के नाम से जाना जाता है या नियंत्रण कक्ष के नाम से क्या कहा जाता है? इसको पूछा जाता है कंपटीशन में भी। नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण कक्ष के नाम से कैसे जाता है? केंद्रक को जाना जाता है। तो केंद्रक के अंदर ही डीएनए, आरएनए और क्या होता है? क्रोमैटिन की, क्रोमैटिन धागे की बनी जालिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जालिका, क्रोमैटिन धागे की बनी जालिका पाई जाती है। अब उसी में डीएनए का डिकुंडलन ही पाया जाता है। और क्या होता है? केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। न्यूक्लिक एसिड जो केंद्रक द्रव्य है वो दो प्रकार का होता है, जो यही लिखा हुआ है, डीएनए और आरएनए। ठीक है, यहां तक आपको जानकारी बेसिक पता हो गई होगी। अब बात आती है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम, लाइसोसोम का काम क्या है? लाइसोसोम है क्या? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। आत्महत्या लिख लीजिए, आत्महत्या की थैली, बाकी चीज समझ लीजिए। आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है? ऐसा नहीं है कि ये आत्महत्या कर लेती है, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें अंदर। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, वेसिकल्स और सेंट्रोसोम या एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस, ये सब काम करते हैं, सब काम करते हैं। अब ये मान लिया, इसके बाद यहाँ पर एक लिखा हुआ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या क्या हुआ? मन हुआ कि नहीं अब हम एनर्जी नहीं बनाएंगे, ये एनर्जी बनाना खत्म कर देगी। तो एनर्जी जब बनाना कम कर देगी तो हमारे कोशिका, शरीर के अंदर जो कोशिका पाई जाती है उसमें क्या होगा? एनर्जी का पावर सिस्टम डैमेज होने लगेगा, वो सेल बेकार होने लगेगी। ऐसा नहीं कि सभी सेल बेकार हो जाएंगी। जिस सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का बनाना बंद करेगी वो सेल बेकार होने लगेगी, खराब होने लगेगी। तो खराब होने लगी तो लाइसोसोम क्या करेगा? ये एक प्रकार का एसिड निकालेगा और ये सबको भस्म कर देगा, सबको क्या करेगा? नष्ट कर देगा, सभी कोशिकाओं को नष्ट कर देगा। ये यहाँ पे फूट जाएगा, टूटेगा। कई लाइसोसोम अपनी जगह से टुकड़ों में टूट जाएगा, टूटेगा और संपूर्ण जगह यहाँ पर क्या होगा? ये फैल जाएगा, फैल जाएगा और सभी सेल्स के अंदर कोशिकांग जो है उनको नष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। नष्ट करने के बाद क्या होगा? उसके अंदर क्यों नष्ट करता है? क्योंकि जब कोशिकांग के अंदर, कोशिका के अंदर कोशिकांग काम करना बंद करेंगे तो वो क्या होगा? वहाँ जख्म बन जाएगी। जब नष्ट करेगा तो वहाँ पर हिस्से को नष्ट करके बिल्कुल ख़त्म कर देगा, वो सेल ही वहाँ की ख़त्म हो जाएगी, सेल ख़त्म हो जाएगी। अब सेल ख़त्म हो जाएगी तो वो मांस के हिस्से में जिस जगह की सेल ख़त्म हो गई तो वहाँ पर अन्य जो कोशिकाएं होंगी साइड वाली, वो क्या करेंगी? सेल डिवीजन करेंगी।
और सेल डिवीजन करके इस सेल्स को भर देंगी। एक सेल्स, नई सेल्स, न्यू सेल्स यहाँ पर एकत्र हो जाएगी। तो ये क्या करती है कि सबको नष्ट करने का काम। नष्ट कब करेगी? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, गोल्गी बॉडी एनर्जी का ट्रांसफर नहीं कर रहा है, या सेंट्रोसोम ये सेल डिवीजन करना ही बंद कर दिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो पिलर है वो वैसे वैसा बना रह गया है, काम नहीं कर पा रहा है, या राइबोसोम काम नहीं कर पा रहा है, न्यूक्लियस भी कंट्रोलिंग पावर क्षमता भी इसकी खत्म हो गई है, तो लाइसोसोम इसके अंतर्गत एक ऐसा कोशिकांग होता है जो सभी को नष्ट करेगा और पुनः फिर से निर्मित होने की क्रिया अन्य सेल्स करेंगी। तो आपको यहाँ तक जानकारी हो गई होगी कि लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वेसिकल, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस और लाइसोसोम, ये विभिन्न प्रकार के कोशिकांग एक कोशिका के अंदर किस प्रकार से क्या क्या काम करते हैं। तो ये चीज़ बेसिक जानकारी थी। आज एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लेते हैं। कोशिका के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकांग, उनका अलग अलग प्रकार का कार्य होता है। जैसे एक माइटोकॉन्ड्रिया पूछा जाता है क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल, ऊर्जा का घर के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या है? क्रेब्स नामक साइंटिस्ट ने इसका प्रयोग किया था, जिसके कारण ये क्रेब्स साइकिल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 38 एटीपी अणु का निर्माण होता है, तब जाके एक ग्लूकोज बनता है, तब हमको एक एनर्जी प्राप्त होती है। तो एटीपी क्या है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडीपी क्या है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। याद कर लीजिएगा। गोल्गी बॉडी क्या काम करती है? एनर्जी को ट्रांसफर करने का काम। ये ऊर्जा को स्थानांतरण क्या करता है? ऊर्जा स्थानांतरण करता है। ऊर्जा स्थानांतरण का काम करता है। वेसिकुल रसधानी क्या करती है? पानी को, वाटर को संग्रहित करती है। सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका का आकार प्रदान करता है, या आकार के अलावा या रचना प्रदान करता है, रचना बनाता है, रूप प्रदान करता है। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। न्यूक्लियस को नियंत्रण कक्ष के नाम से जाना जाता है। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली कहा जाता है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का पूरा नाम राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये प्रकार के एक न्यूक्लिक एसिड 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ तक कोशिकांग की आज की जानकारी थी। अगली क्लास में बायोलॉजी का बेसिक क्लास अगले टर्न पर बताया जाएगा। यहाँ तक ही आज क्लास एंड होती है। धन्यवाद।